हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उससे जुड़े बहुत सारे सवाल करेंगे। तो देरी नहीं करते हैं, कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, कमर कस लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत बच्चों को इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इतना हलवा बनाने वाला हूँ ना इस टॉपिक को कि आपको गारंटी कहता हूँ कि क्लास खत्म होगा आपके टिप्स पे होगा ये टॉपिक, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से स्क्रीन पे नज़रों को अच्छे से लगाइए और बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आइडिया देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना पास कर रहा है एक यूनिट एरिया से, ठीक है ना। इट गिव्स द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी passing through it gives the idea of electrostatic energy passing through a given cross section area। मतलब सर, अरे मतलब ये हुआ कि इट जस्ट गिव्स आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पास कर रहा है उसका जस्ट आइडिया देता है, ठीक है ना। अब जो सेकंड स्टेटमेंट लिखाने वाला हूँ वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से चालू होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का असली फील्ड है क्या, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट अपना कि काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines passing through a given cross section area। अब देखिए जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बहुत सीधा सपाटा स्टेटमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना। ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है अपना, ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं यार, ठीक है ना। ऐसे ये ऐसे यहाँ से एक ये, ठीक है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया, ठीक है ना। तो इसी को बताता है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने पास कर रहे हैं, वही होता है अपना, उसी काउंटिंग को बोला जाता है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसका देखिए फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला। अब फॉर्मूलाज कैसे इसको समझेंगे, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मूला देखिए, बेसिक फॉर्मूला इसका क्या है, बेसिक फॉर्मूला वैसे जो है ना गॉस लॉ से भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही कैलकुलेट करते हैं, जो इसके बाद आएगा ना और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है तब ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, फाई से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, फाई से डिनोट किया जाता है। जो फाई होता है वो होता है ई डॉट ए का मतलब क्या हुआ, ई डॉट ए का मतलब हुआ कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, जब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। समझ में आया ना, तो ये अपना होगा। और डॉट प्रोडक्ट को जब भी हम हटाते हैं, तो ये क्या होता है, कॉस थीटा में चला जाता है, तो ये कॉस थीटा हुआ, ठीक है ना। अब आप पूछोगे सर ठीक है, एक तो बात हमको समझ में आया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसके लिए ई आया, ठीक है ना। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहा है उसके लिए ए आया, लेकिन ये कॉस थीटा क्यों आया, मान लो मैं किसी एंगल पे दे दूँ तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूँ कि ये कोई मान लो ये अपना ये स्क्वायर शेप्ड है, ठीक है ना। स्क्वायर शेप्ड एक स्क्वायर फ्रेम है। इससे जो है ना, इससे क्या हो रहा है, मतलब इस सरफेस से कुछ थीटा एंगल पे, समझ में आ रहा है ना, इस सरफेस से कुछ यहाँ पे थीटा एंगल पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। और एरिया वेक्टर जो होता है ना, एक और नोट कीजिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, नोट कीजिएगा। नोट पहले इसको कीजिए फिर मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा कि एरिया वेक्टर जो होता है ना, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर, जब मैं वेक्टर पढ़ाया था तब मैं बताया था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मत भूलिएगा, समझ में आ रहा ना। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन,
समझ में आ रहा ना। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि मान लो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे देखो ये सरफेस है अपना, ये सरफेस है ना, ये सरफेस है, क्योंकि इसी में सरफेस बना हुआ है तो सरफेस का प्लेन यही तो डिनोट करेगा ना, ये सरफेस है। और मान लो ये जो एरिया वेक्टर आएगा ये आएगा अपने तरफ, इधर आएगा, ठीक है, ये ऐसे आएगा, ठीक है, और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल है। मान लो कि ये थीटा है, एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा है। और मैं पूछ दूँ, आप बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि सर यहाँ पे जो है ना, यहाँ 90 डिग्री तो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में और ई में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और ये इसमें कितना डिग्री का एंगल बनेगा, आपको ये पहले पता करना पड़ेगा। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ना, मान लो ये एरिया वेक्टर है, ऐसे हम एरिया वेक्टर को डिनोट करते हैं, जो इधर आने वाला था इधर, तो ये अगर अपना बनता है ए, तो पर प्लेन से कितना है, प्लेन से अगर प्लेन देखा जाए तो प्लेन, और इसके बीच में कितना एंगल बनेगा एरिया वेक्टर के बीच में, ये बनेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा अपना, कोई दिक्कत नहीं, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये ई और ए के बीच में कितना एंगल आया 90 माइनस थीटा। इसीलिए हम यहाँ पे जो एंगल रखते हैं ना, मतलब कोई ना कोई एंगल यहाँ पे हमको चाहिए। तो यहाँ पे मान लो कि अगर इस केस में निकालना है तो इसमें थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा रख दोगे, समझ में आया ना आपको। तो इसलिए एंगल पे इसकी डिपेंडेंसी होती है। धीरे धीरे सवाल कराऊंगा, आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट मान लीजिए सेकेंड कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इसका केस बहुत कम आता है, बहुत कम क्या, इसका डेरिवेशन में बस यूज होगा। इसका देखिएगा तो ओरिजिनलिटी मैं बताऊँ आपको, तो इसका कोई सवाल में यूज होने वाला नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं आ सकता, ठीक है ना। देखिए इसको लिखते हैं ना डी फाई, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगा तो डी फाई का मतलब क्या हुआ, छोटा सा फ्लक्स, समझ में आ रहा है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। और जब भी डी फाई छोटा सा फ्लक्स है, डी फाई का आप करोगे तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है ना। तो ये अपना ऐसे हो जाएगा, तो आप इसको भी रट लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम देखने वाले, इसका तो बेसिक फार्मूला देख लिया, अब नेक्स्ट देखने वाले यूनिट डायमेंशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लिया जाता है एग्जाम में इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम अपना यूनिट क्या होगा, अब यूनिट बताओ। तो अब इससे खेलो यूनिट का खेल, ई डॉट ए है, सीधी बात आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपना एफ बराबर क्यू वी होता है। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एफ बराबर क्यू वी होता है, तो यहाँ से ई हो जाएगा एफ बाई क्यू, तो इसका न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम्ब। और साथ में एरिया भी है, तो एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, सही सी बात है। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। लेकिन मैं यहाँ भी आपका जान नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ जान क्यों नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बस इसका यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब हो, एक और भी यूनिट सवाल में दिया जा सकता है। अब क्या दिया जा सकता है, आपको बताया था एक और यूनिट कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे ए है तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर स्क्वायर से, तो यहाँ से 1 मीटर से मीटर कटा, मतलब वोल्ट मीटर भी, इसका वोल्ट मीटर भी यूनिट हो सकता है। मतलब फ्लक्स का जो सेकेंड यूनिट होगा वो वोल्ट मीटर भी होगा, कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। अगर सवाल में आपको दे दिया जाए, अगर 4 वोल्ट मीटर लिख दिया जाए, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना, इतना समझिएगा। अगर इतना नहीं समझिएगा तो देखिए सब कुछ हवा में जाएगा। इसलिए बोला जाता है हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअल स्टडी, पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये छोटा सा चीज़ है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं पूछिए आपसे डायमेंशन बताओ, जल्दी फटाफट कैलकुलेट करो, पूछो मत हमसे, जो ये छोटा चीज़ जितना ही पूछ रहा हूँ आप अपने से कैलकुलेट करो, ठीक है। डायमेंशन, चलो डायमेंशन फटाफट, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन प्लीज, डायमेंशन क्या बताओगे, बता दो डायमेंशन क्या बताओगे, क्या सोच रहे हो दिमाग में, क्या चल रहा है बताओ। डायमेंशन जल्दी फटाफट डायमेंशन। अब डायमेंशन के लिए बोलोगे सर ई डॉट ए है, तो करते हैं ई डॉट ए निकालते हैं, क्या दिक्कत है। चलो यहाँ पे निकालते हैं, फाई बराबर ई डॉट ए करते हैं। मतलब ये कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, मतलब फाई बराबर ई और ए से काम चलेगा। तो ई होता है एफ बाई क्यू, तो फोर्स का ई होता है क्या, एफ बाई क्यू, तो यहाँ से लिखते हैं एफ बाई क्यू इंटू ए। अब इससे डायमेंशन अपना लिख देगा, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2 ए का L2 बटे Q इक्वल टू आई टी, सीधी सी बात है, मतलब ए टी। मतलब ये हो गया M L3 T माइनस 3 A माइनस 1, वाह, M L3 T माइनस 3 A माइनस 1, मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा M L3 T माइनस 3 A माइनस 1। इतना बड़ा डायमेंशन आया है यार। ये जो मैं बताऊँ आपको ना, ये ट्रेंड बन गया है, समझ लीजिए कि पिछले 7-8 सालों में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, समझ में आ रहा है ना। मतलब ऐसे डायमेंशन जो है ना, मतलब 12th क्लास से रिलेटेड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया,
बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे डायमेंशंस को आप छोड़िए मत, मतलब निकालने का तरीका सीखिए, सही सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। अब देखिए एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए एक और पॉइंट यहाँ पे लिखाता हूँ, एक और चीज़ क्या बताऊँ, हाँ एक और चीज़ की इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है। अब बता दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है। जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट कैसा रिजल्ट देता है, स्केलर रिजल्ट देता है। इसीलिए अपना जो ये फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर में पढ़े हो ना कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है भाई, स्केलर प्रोडक्ट होता है। इसलिए तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। मतलब स्केलर प्रोडक्ट आया, इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी है, मतलब फाई स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तब आप बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटी तो है, लेकिन कुछ देर बाद में आपको जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव और निगेटिव फ्लक्स का वैल्यू आ रहा है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है। पढ़ाने के बाद अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ भी लिखा के चला जाऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद में जब आपको पढ़ा दूंगा, कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, तो उसमें पॉजिटिव फ्लक्स आएगा, निगेटिव फ्लक्स आएगा। तो आप पूछोगे मुझसे कि सर ये पॉजिटिव फ्लक्स और निगेटिव फ्लक्स है क्या, तो मैं आपको क्या जवाब दूंगा पता है कि बता चुका हूँ पीछे, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये नहीं होता है कि पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता। -5 कूलम्ब +5 कूलम्ब, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है ना, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। -5 कूलम्ब +5 कूलम्ब ये मैग्नीट्यूड है, स्केलर, ऐसी सी बात है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आ रहा है अपना कि निगेटिव फ्लक्स, तो निगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है इनकमिंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकमिंग फ्लक्स, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, अगर पॉजिटिव फ्लक्स है तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया, आप हमको समझाएंगे प्लीज़ ये कैसे हो गया, इसकी भी तो अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है ना। कुछ भी थोड़ी दिखा दूंगा, ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको कराता हूँ। सपोज डेट, मान लीजिए यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है ना, सिलेंडर, वही जो आपके घर पे जो खाना बनता है ना, गैस चूल्हा नहीं भाई, सिलेंडर, गैस चूल्हा तो वो होता है जिस पे हम अपना सारा पैन वैन रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे लाइंस पास किया और यहाँ से अपना निकला खुचुक खचाक खुचुक, 3 लाइंस पास किया, 3 लाइंस निकला। मतलब ये जो यहाँ से फ्लक्स जो गुजरा ना यहाँ से, ये हो गया अपना इनकमिंग फ्लक्स, मतलब आने वाला फ्लक्स यहाँ से आ रहा है, ये हुआ अपना इनकमिंग फ्लक्स। इनकमिंग फ्लक्स जो है ना, मतलब यहाँ पे हुआ निगेटिव फ्लक्स। अब आप बोलोगे सर इनकमिंग फ्लक्स को ही क्यों निगेटिव फ्लक्स आप बोल रहे हो, कुछ बोलो, पॉजिटिव फ्लक्स क्यों नहीं बोल रहे, इसको निगेटिव काहे बोलो तुम। आने वाला पॉजिटिव होता है, जाने वाला निगेटिव होता है, लाइफ में जो आता है वो पॉजिटिव होता है, लाइफ को छोड़ के चला जाए वो निगेटिव होता है, जरूरी थोड़ी ही है। देखो यहाँ पे इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव फ्लक्स, अब क्यों हुआ ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, मतलब 1-2 स्लाइड बाद। बहुत अच्छे से हो सकता है अगले स्लाइड में ही आ जाए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब ये निगेटिव फ्लक्स क्यों हुआ, मैं आपको इसका फील यहाँ पर भी दिला सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसका फील आने वाला इसी क्लास में दिलाऊंगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है ना। देखिए इनकमिंग फ्लक्स, ये अपना हुआ आउटगोइंग फ्लक्स, अब आउटगोइंग फ्लक्स जो हुआ ये हुआ अपना पॉजिटिव फ्लक्स, समझे। तो ये होता है अपना इनकमिंग जो फ्लक्स आ रहा है, और जो फ्लक्स यहाँ से निकला वो हुआ अपना आउटगोइंग फ्लक्स। इतना समझ में आया आपको, चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट आपको करा रहा हूँ, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया आपने। देखिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, पहले एक बात बताइए आप इस बात को बताइए कि मान लीजिए कि अगर जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वहाँ पे चार्ज ही 0 हो जाए, तब क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ होगा या नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा या कुछ होगा। आप सोच सकते हैं या सोच के बता सकते हैं, सोचते रहिए, मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सोचिए बहुत अच्छे से। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझ लीजिए कि इन पॉइंट्स को अगर आप करते हैं तो जेईई मेंस, नीट, कहीं का भी सवाल हो छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है ना। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपना, ठीक है। पहला देखिए फर्स्ट पॉइंट समझाने से पहले एक बात समझिए आप कि मान लीजिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मान लो कि ये जो है ना अपना एक क्यूब है, ये अपना एक क्यूब है, ठीक है ना। इस क्यूब में मान लो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, चार्ज ही 0 है। मैं पूछूँ आपसे कि आप एक बात बताओ, इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, आप ये बताओ।
बताओ बताओ, इसमें चार्ज जीरो है तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस क्यूब से पास कर रहा है, आप ये बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, बोलोगे कि सर इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो पास कर रहा है ना वो जीरो है, इसीलिए अपना फाई जीरो होगा। तो फाई जीरो कब किस किस सूरत में हो सकता है? मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब पास ही नहीं करेगा तो फाई जीरो कहाँ तो होगा ही। मतलब कहने का मतलब जब चार्ज ही नहीं है, जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं करेगा तो सीधे से पता है फाई जीरो। और अपना आपको फाई जीरो क्यों होगा? फाई जीरो इसलिए होगा क्योंकि आपको डिफिनेशन क्या पढ़ाया था? डिफिनेशन ये पढ़ाया था आपको कि काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे चार जीरो तो कहाँ से काउंट कीजिएगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कोई प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कोई प्रोड्यूस नहीं होगा तो अपना फाई भी जीरो हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन सूरतों में जाकर आपका फाई जीरो होने वाला है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होने वाला है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे तो कुछ 4-5 सूरत होंगे, मतलब 4-5 ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है ना? देखिए फॉलोइंग सिचुएशंस लीड्स टू जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है इस टॉपिक का। ठीक है ना? देखिए फॉलोइंग सिचुएशन, जैसे देखिए ए नंबर सिचुएशन अपना ये है कि इफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड विदिन ए, if net charge enclosed within a surface is जीरो देन फाई बराबर जीरो। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेकंड नंबर स्टेटमेंट देखिए कि इफ डाइपोल्स और मेनी डाइपोल्स, मतलब एक डाइपोल है या बहुत सारा डाइपोल हो, आर इनक्लोज्ड विदिन द सरफेस, विदिन ए सरफेस, देन वहाँ पे फ्लक्स जो पास करेगा सरफेस से वहाँ पे जीरो होगा। सरफेस से फ्लक्स पास करने का बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? इस बात को समझिएगा, यहाँ पे जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लो भाई डाइपोल है, सही सी बात है, डाइपोल किसी सरफेस में है तो डाइपोल एक हो या बहुत सारा हो तो डाइपोल का नेट चार्ज कितना होता है? जीरो होता है। एक माइनस क्यू होता है, एक प्लस क्यू होगा, एक प्लस टू क्यू होगा तो एक माइनस टू क्यू होगा, एक प्लस 100 क्यू होगा तो एक माइनस 100 क्यू होगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो। नेट चार्ज जीरो है तो फ्लक्स कहाँ से पास करेगा? जीरो। सही सी बात है। ठीक है? तो इस सूरत में हो जाएगा। सी नंबर देखिए, ये जो है ना जेईई मेंस का, समझ लीजिए कि एक सवाल आया था उसमें पूछा गया था। अब जो भी करा रहा हूँ जेईई मेंस जितना भी मतलब फिजिक्स रिलेटेड एग्जाम्स है ना सब में पूछा गया है। बस इतना समझिए, इसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है ना? सबको अच्छे से करना है, इसको ही क्या। देखिए थर्ड देखिए, इफ इक्वल मैग्नीट्यूड है, ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे कि इफ इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ सेम चार्जेस, if equal and opposite nature of charges are present in same amount, same number। मतलब मान लो कि अगर 5 पॉजिटिव चार्ज है तो 5 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए मैं लिखा हूँ सेम नंबर में। ठीक है ना? इफ़ इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन सेम नंबर देन फाई बराबर जीरो, तब भी फाई जीरो होगा, तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डी नंबर ये अपना पॉइंट है कि इफ़ इनकमिंग फ्लक्स मतलब निगेटिव फ्लक्स बराबर आउटगोइंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स बराबर आउटगोइंग फ्लक्स का मतलब हुआ अपना पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है ना? इक्वल है, मतलब जितना फ्लक्स आ रहा है उतना ही फ्लक्स पास कर गया। ठीक है ना? तब जो होगा ना अपना फाई जीरो होगा, देन फाई बराबर जीरो। अब क्यों फाई बराबर जीरो होगा मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? समझाऊंगा अभी देखिए, समझाऊं देखिए, समझाता हूँ। देखिए पहले ये समझिए। ठीक है ना? पहले पहला नंबर समझिए, इफ़ नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस इज जीरो देन फाई बराबर जीरो। ठीक है? चलिए ए का मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराता हूँ, ए का यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कराता हूँ। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? अंडरस्टैंडिंग देखिए, मान लो कि ये कोई क्लोज सरफेस है, क्यूब ही बना देता हूँ। ठीक है ना?
इस क्यूब से अगर यहाँ पे चार्ज 0 है तो 5 पूछूंगा कि 5 थ्रो क्यूब कितना होगा, 0 होगा। पहला का अंडरस्टैंडिंग आपको हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड इफ डाइपोल्स और मेन डाइपोल्स आर इनक्लोज्ड विद द सरफेस देन 5 बराबर 0, तब भी सही है। बी नंबर देखिए, बी नंबर का अंडरस्टैंडिंग कि मान लो कि अपना एक स्फीयर है, दिस इज स्फीयर, दिस इज नॉट सर्कल, ठीक है ना, स्फीयर है अपना, ठीक है ना। इस स्फीयर के अंदर, स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। स्फीयर के अंदर, ठीक है ना, मैंने क्या किया, एक डाइपोल रख दिया, मान लो एक क्यू और एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू प्लस क्यू, समझ रहे हैं ना। एक और डाइपोल रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू का, ठीक है ना। अब यहाँ पे तब भी तो नेट चार्ज 0 ही है यहाँ पे भाई, प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू, -2 क्यू प्लस 2 क्यू, नेट चार्ज 0 है। तो यहाँ पर भी 5 थ्रो यहाँ पे स्फीयर कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है, आप समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, इफ़ इक्वल एंड अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेज आर प्रेजेंट इन सेम नंबर, तब भी 0 होगा। चलिए इसको भी समझिए बहुत अच्छे से। सेम नंबर देखिए, सी नंबर ये अपना पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई स्फीयर है, ठीक है ना, यहाँ पे एक है माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे -2 क्यू, यहाँ पे +2 क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोड़िए, यहाँ पर भी जोड़िएगा, इक्वल है, इक्वल एंड अपोजिट लेकिन सेम नंबर में। एक माइनस क्यू है तो एक प्लस क्यू, एक -2 क्यू है तो एक +2 क्यू है। यहाँ पर भी क्या है, क्यू नेट 0 है, यहाँ पे क्यू नेट 0 है। जैसे ही क्यू नेट 0 है तो यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा, 0। मतलब 5 थ्रू स्फीयर कितना हो जाएगा, 0। स्फीयर के थ्रू 5 कितना हो जाएगा, 0। बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है ना, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। समझ में भी आ रहा होगा, बहुत हलवा है यार इसमें। मतलब क्या, देखिए इफ़ इनकमिंग फ्लक्स बराबर आउटगोइंग फ्लक्स, हाँ इसको समझना है, थोड़ा सा इधर समझिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मैंने इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव फ्लक्स क्यों बोला था और आउटगोइंग फ्लक्स को मैंने पॉजिटिव फ्लक्स क्यों बोला था, ठीक है ना। चलिए डी की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से कराता हूँ मैं। यहाँ पे मान लीजिए कि अपना सिलेंडर है, ठीक है ना। सिलेंडर से ही समझना आसान होगा, समझा तो किसी से भी सकता हूँ लेकिन सिलेंडर से समझना बहुत आसान होगा। ये अपना हो गया सिलेंडर का, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब देखिए ये मान लो ये अपना जो है एल हाइट है, एल हाइट ले दो या एच हाइट ले दो, कुछ भी ले सकते हो, एल मानो। इसका आर रेडियस का ये सिलेंडर है, ठीक है ना, ये आर रेडियस का। अब देखो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, कुछ पास किया, फिर यहाँ से पास किया तो यहाँ से निकलेगा भी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पास किया तो यहाँ से निकलेगा भी, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक बात बताओ, मैंने जस्ट इसको बोला क्या, इनकमिंग फ्लक्स, इसको क्या बोला, इनकमिंग फ्लक्स, मतलब ये आने वाला फ्लक्स है, कोई दिक्कत नहीं। और इस इनकमिंग फ्लक्स को मैंने नेगेटिव बोला था, ठीक है। अब क्यों होगा मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है ना। इसको बोला था आपको आउटगोइंग फ्लक्स, मतलब जो जाने वाला है, आउटगोइंग फ्लक्स। और आउटगोइंग फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अभी हुआ तो हुआ कैसे, समझाइए सर, समझाइए, समझा देता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है ना। देखिए अब मानिए आपको मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था फ्लक्स का, वो क्या लिखाया था, E डॉट ए, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है सारे, तो सारे तो कांस्टेंट ही है, सीधी सी बात है, तब E डॉट ए हो जाएगा अपना फॉर्मूला। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालें जब घुस रहा है और जब यहाँ से निकल रहा है तब, मतलब जब यहाँ से घुस रहा है तब यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, निकालते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या आता है, अगर निगेटिव आ गया तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, ठीक है ना। अगर यहाँ से फ्लक्स जो निकल रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ से निकल रहा है उसका हम यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे। अगर यहाँ पे वो फ्लक्स पॉजिटिव आया तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आने वाला है, जो मैं बोल रहा हूँ वही आएगा, देखिए कैसे। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर अपना जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रहा है उसका ई है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ई ए तो हो गया, ई ए यहाँ पे निकाल रहा हूँ, यहाँ पे इनकमिंग निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, इनकमिंग। तो ई ए हो गया अपना, ई हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये हो गया अपना क्रॉस सेक्शन एरिया। और कॉस थीटा यहाँ पे डालना है, तो कॉस थीटा के जगह पे मैं क्या डालूँ, कॉस तो डाल दूंगा यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं थीटा के जगह पे क्या डालूँ, फाई इन बराबर ई ए और कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के जगह पे मैं क्या डालूँ, थीटा के जगह बताओ क्या डालूँ, थीटा के जगह पे क्या डालूँ, थीटा के जगह पे जानते हो क्या डाला जाएगा। कभी भी जो एरिया होता है ना, एरिया जैसे मान लो कि ये सिलेंड्रिकल अपना ये है, समझ में आ रहा है ना, मैं आपकी तरफ ऐसे करके बता रहा हूँ। तो इधर से अगर फ्लक्स आ रहा है तो इसका एरिया जो होगा ना आपकी तरफ होगा, आपके तरफ एरिया होगा, मतलब एरिया वेक्टर जो होता है ना हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो ये अपना सरफेस है, ये अपना सरफेस है, ठीक है ना। इसको देखो बहुत अच्छे से देखो इसको, ये अपना क्या है, सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है। तो इससे जो एरिया वेक्टर होगा आपके तरफ होगा, परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है, तो आपके तरफ होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर, एरिया वेक्टर इधर, मतलब एरिया वेक्टर अपना इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर अपना इधर हो जाएगा
और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर हो जाएगा। मतलब एरिया वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 रखेंगे, तो cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहाँ पे फाई इन कितना आ गया, -EA। अब आप बोलोगे सर ए का भी तो वैल्यू आप डाल सकते हैं। हाँ डालो, ए का वैल्यू निश्चिंत होकर डालो। ए का वैल्यू कितना डालोगे, एरिया का वैल्यू अगर तुम डालना चाहते हो तो डालो ना। एरिया का वैल्यू डालोगे कितना, πr²। सीधी बात है, क्योंकि ये सर्कुलर रिंग है ना, यहाँ पे सर्कुलर रीजन बन रहा है, सॉरी सर्कुलर रीजन बन रहा है ना यहाँ पे सर्कुलर, तो यहाँ पे πr², -e πr²। कोई दिक्कत नहीं। मतलब इनकमिंग फ्लक्स आपको बता दिया कि यहाँ पे निगेटिव होगा, बहुत आराम से बताया, कोई हड़बड़ी नहीं की, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे पॉजिटिव हुआ। देखिए अब एरिया वेक्टर जो होगा ना, इससे अपना मतलब इस सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो सरफेस किधर निकल रहा है, इधर है सरफेस, अपना सरफेस इधर है ना। ये सरफेस जो मैं आपको अगर उठा के ऐसे करके मैं ऐसे बनाऊँ तो ये सरफेस तो आपकी तरफ आ रहा है, तो इधर एरिया होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब एरिया भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, मतलब इसके बीच की एंगल कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0 डालेंगे, मतलब फाई आउटसाइड जो निकल रहा है, फाई आउट गोइंग फ्लक्स बराबर ई एरिया πr² cos 0 डिग्री, ठीक है ना। तो फाई आउटसाइड कितना हो जाएगा, ई πr², क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। ये कैसा है, ये पॉजिटिव फ्लक्स है, नेगेटिव फ्लक्स है। इसलिए मैं आपको बोला कि जो इनकमिंग फ्लक्स होता है वो नेगेटिव फ्लक्स होता है। मतलब नेगेटिव फ्लक्स का मतलब वो इनकमिंग फ्लक्स जो अंदर जा रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ में निकालना चाहे, स्फीयर में निकालना चाहे, हेमिस्फीयर में निकालना चाहे, तब भी वैसे ही आएगा, ठीक है ना। आउटगोइंग फ्लक्स का मतलब पॉजिटिव फ्लक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया आपको। चलिए इसे नोट कीजिए, कुछ और पॉइंट्स हैं मैं उसको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। नोट कर लिया आपने। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपना 5th नंबर पॉइंट है। 5th नंबर पॉइंट ये है कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड lines are parallel to if electric field lines are ABCD था, ABCD करके दिखाया था, या 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, ABCD था। चलिए डी नंबर आते हैं, हाँ डी नहीं, ई नंबर, ठीक है ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस या प्लेन बोलो, ठीक है ना, प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। सरफेस से प्लेन, अगर प्लेन से पैरेलल हो रहा है तो एरिया वेक्टर से तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, क्योंकि सरफेस और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। तो सरफेस में बनाओ या इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाओ तब भी तो 90 डिग्री का बनेगा ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द सरफेस या प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, देन फाई बराबर 0। कैसे सर, कैसे हो गया सर, कैसे सर बार बार फाई 0 कर दे रहे, कैसे हुआ सर, ये तो समझ में नहीं है यार। बताता हूँ, देखो ये अपना हो गया, ये समझो, ये अपना सरफेस, ठीक है, कोई नहीं 3D का फील लेते हैं बढ़िया से। 3D नहीं, ये तो 2D ऑब्जेक्ट है भाई, 3D क्या, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ कि इस सरफेस से जो है ना, सरफेस से पूरा मतलब इसी प्लेन में होना चाहिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इसी प्लेन में ले भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में बना दिया। ये अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो यहाँ से पास करा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से पास किया है। चलो इसको मिटा देते हैं फील देने के लिए। फील भाई, बिना फील का कहोगे सर, फील तो देते ही नहीं है सर, फील चाहिए, आओ मारेंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। किसका फेमस डायलॉग है भाई, किसको याद है, ये समझ रहे हो ना। अब देखो ये असली फील है तुम्हारा, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास किया, ठीक है ना, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं स्टेटमेंट लिखाया हूँ कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, इसी प्लेन या इसी सरफेस से पैरेलल पास कर रहा है। मतलब जब इससे पैरेलल पास कर रहा है भैया, तो इस जो सरफेस है इससे जो एरिया वेक्टर बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा ऐसे। तो ले ओम्फो, तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, बता, सोच, बता कितना बन रहा है, कितना 90 डिग्री बन रहा है ना। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो लिख यहाँ से फाई लिखना, फाई बराबर EA cos 90 का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे फाई 0। बहुत आसान है, ठीक है ना, फाई 0 समझ में आया आपको। मतलब फाई क्यों 0 है, इसलिए मैं दिखा के कि अगर पैरेलल टू द सरफेस हो या परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर हो, तो एरिया वेक्टर का तो परपेंडिकुलर ही ना है अपना ये एरिया वेक्टर, इससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है। मतलब ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है, ठीक है ना। देखिए अब ये नंबर पॉइंट हो गया। अब सेकेंड नंबर पॉइंट आपको दिखाता हूँ। ये था क्या था, ये था
कि आपको अगर फ्लक्स जीरो करना है तो कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं जिसमें फ्लक्स आप जीरो कीजिएगा। ये 5 पॉइंट्स मैंने उसमें दिखाया। अब मैं नेक्स्ट आपको कुछ और 4-5 पॉइंट्स और लिखाता हूँ, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपको कि इफ़ एंगल बिटवीन सरफेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा। सरफेस, इसमें बच्चा जो है ना कन्फ्यूज आ जाता है, बहुत अच्छे से समझ नहीं पाता है खेल को, ठीक है ना। इफ एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल रहा हूँ मतलब यूनिफॉर्म का बात हो रहा है, वेरिएबल कभी मत समझिए, क्योंकि अपने सिलेबस में वेरिएबल को पढ़ना ही नहीं है, समझे ना। देखिए यहाँ पे इफ एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बात एक ही है। इफ एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा, then flux is given by phi is equal to EA sin theta, EA sin theta। अब बोलोगे सर बात बदल दी है, जज्बात बदल दिए, उसी समय से सर आप कराते आ रहे थे कि ये cos थीटा होता है फाई, अभी ये sin थीटा काहे लिखा दिया, क्या बताऊं। मैंने जो स्टेटमेंट लिखाया है पहले उस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखो। मैंने बोला है कि इफ एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा, मतलब एंगल जो दिया है मैंने ना वो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है। मतलब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये अपना 1 2 3 4 ये अपना सरफेस है, ठीक है। अभी सरफेस को थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं फील देने के लिए, इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, इधर, ठीक है ना, ये सरफेस हुआ, ठीक है ना। अब ये क्या हुआ, ये अपना मान लो इससे ऐसे नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया जी, कोई बात नहीं, ये समझे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस, यही तो सरफेस है, प्लेन ऑफ द सरफेस ये अपना। आइयो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आइयो ये थीटा और ये सरफेस, ये क्या है, ये सरफेस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में थीटा एंगल, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा है कि एंगल बिटवीन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल थीटा। सरफेस माने ये सरफेस, तो सरफेस तो यही ना हुआ जी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल कितना, थीटा। मतलब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल कितना हुआ जी, थीटा। अब थीटा एंगल हुआ, अब मैं आपसे पूछा हूँ कि आप फ्लक्स बताओ, तो आप फ्लक्स क्या लगाओगे, ई ए कॉस थीटा। ये तो गलत हो जाएगा, कैसे, क्योंकि जो थीटा है ना भैया, जो आपको ई ए कॉस थीटा बताया था उसमें ई था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, लेकिन जो थीटा था वो एंगल बिटवीन ई एंड ए होता है। वो भी बताने की जरूरत है क्या, आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है ना, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है तो इतना बेसिक चीज़ है, और बेसिक चीज़ है तो आपको पता होना चाहिए कि ई डॉट ए करते हैं ना, उसी का बीच का एंगल होता है अपना थीटा, तो ई और ए के बीच में। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस का बीच का एंगल थीटा है, तो हम कैसे लेंगे भाई, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा कि जो सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल तो थीटा है, लेकिन अपने को क्या देखना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर उसके बीच का एंगल क्या होगा, तो अपना एरिया वेक्टर ये होगा और ये अपना सरफेस हुआ, और ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ये जो है ना ये कुछ ऐसे है, प्लेन से ऐसे है, इसको आप इधर मत समझिए, ऐसे है। अगर मान लीजिए कि हम इसको ऐसे ना दिखाएं, इसको जो है ना एरिया को हम ऐसे ना दिखा के हम एरिया को ऐसे दिखाते हैं पूरा 90 डिग्री पे, ऐसे निकला हुआ ये अपना हो गया सरफेस, और इससे पूरा 90 डिग्री पे, इस सरफेस से पूरा 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे ये निकला हुआ है, ठीक है ना, 90 डिग्री पे ये एरिया वेक्टर निकला हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अपना, तो इसका ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। कैसे, क्योंकि ये जो सरफेस और एरिया के बीच में जो एंगल बनता है ना वो 90 बनता है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इसीलिए जो ई और ए के बीच में एंगल आया कितना है यार, 90 माइनस थीटा। तो अपना फाई क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए तो होता है, मतलब ई ए कॉस थीटा तो होता है, लेकिन ये कॉस थीटा होता तो है, लेकिन हम ई ए कॉस थीटा के जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे फाई बराबर ई ए कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस थीटा एंगल बन रहा है भैया। ई और ए के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 माइनस थीटा। चौंधियाइएगा मत, एक सवाल है, समझ लीजिए, ये सवाल में से निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि सवाल आपसे हो पाए, ठीक है। देखिए यहाँ से तो cos 90 माइनस थीटा मतलब फाई का वैल्यू कितना आ गया, ई ए, और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, मतलब ई ए साइन थीटा। इसलिए ये बात मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखाया, ये इतना नहीं कराया, लेकिन मुझे लगा कि मुन्ना तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे कराना होगा, इसलिए मैं कराया। तो इसको जल्दी अभी नोट करो, इसको मैं मिटाने वाला हूँ, ठीक है। इस डायग्राम को बना लेना, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लिया, मिटाऊँ ना, देखिए मिटाता हूँ। तुम पहली बार में
नहीं समझ रहे हो मैं क्या करूं तुम ये बताओ। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं भाई, ये समझ में आया मैंने क्या करा है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फील आया, फील आना चाहिए। देखिए थर्ड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी calculated for both open and closed surface। अब बोलोगे सर ये क्या बोल दिए सर, इसलिए ये बोला ना, ठीक है। अभी तो आपको समझ में आ जाएगा मैं जो बता रहा हूँ। अभी ये जो स्टेटमेंट लिखाया सीरियस होते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ ओपन एंड क्लोज सरफेस। लेकिन मैं जब आपको गॉस लॉ पढ़ाऊंगा ना, वहाँ पे जाकर कंफ्यूजन होगा आपको कि गॉस लॉ वैलिड है सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए, वहाँ भी फ्लक्स निकालता है गॉस लॉ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। पहले इसको समझिए, जब मैं गॉस लॉ बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना, क्या वहाँ पे माजरा है और क्या यहाँ पे माजरा है। जो भी बता रहा हूँ, अगर गॉस लॉ आपने पढ़ा हो लेकिन आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो जस्ट बस इसको देखिए आप। गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड फॉर बोथ ओपन एंड क्लोज सरफेस। ये स्टेटमेंट देखा आपने। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ओपन सरफेस है तो सीधी सी बात है, फाई ओपन के लिए ई डॉट डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो ई डॉट ए हो जाएगा फाई ओपन के लिए, सीधी सी बात है। वेरिएबल रहेगा तो ऐसे होगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। बी नंबर देखिए, ओपन सरफेस कौन सा, ये तो है ओपन सरफेस। भाई तुमको स्क्वायर प्लेट जो मिलता है तो स्क्वायर प्लेट, ये जो पन्ना तुम्हारे सामने ये रखा होगा, ये स्क्वायर प्लेट मान लो, ये ओपन सरफेस है ना। लेकिन इससे फ्लक्स हम निकाल सकते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल जाएगा, खुचुक निकल जाएगा, निकाल सकते हैं, सीधी बात है। लेकिन क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मान लो जैसे कोई सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है तो आप तुमको वो सिलेंडर बना के दिखाया था वहाँ पे सिलेंडर तो इधर से कुछ इनकमिंग फ्लक्स, इधर से कुछ आउटगोइंग फ्लक्स, इससे भी तो फ्लक्स निकल रहा था और इससे भी तो फ्लक्स निकल रहा है, तो ये तो ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस का एग्जांपल क्या हो गया, ओपन सरफेस का एग्जांपल देख लो तुम अपना, ये रिंग समझ लो, डिस्क समझ लो, समझ में आ रहा है ना, रिंग समझ लो, डिस्क समझ लो, स्क्वायर प्लेट समझ लो, निकाल रहे हो भाई, इससे भी निकाल रहे हो। सेकंड नंबर देख लो, बी नंबर, क्लोज सरफेस के लिए भी वैलिड है। क्लोज सरफेस के लिए क्या हो गया, क्यूब हो गया, एग्जांपल इसका हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, समझ रहे हो ना, स्फीयर हो गया। आया समझ में आपको, आया समझ में। अब देखिए क्लोज सरफेस के लिए, देखिए क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पे दो चीज़ आता है। एक तो आपने पढ़ा अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको डेफिनेशन पढ़ा है, लेकिन बाद में जाकर हो सकता है तो आज क्लास में, नहीं तो आने वाले क्लास में गॉस लॉ आपको पढ़ाऊंगा। उस गॉस लॉ में आपको बताऊंगा कि गॉस लॉ भी जो है ना फ्लक्स देता है। अब कैसे देता है, क्लोज सरफेस में देता है। तो क्लोज सरफेस में जो होता है ना, फाई बराबर फाई ड्यू टू क्लोज सरफेस, ये ई डॉट डी ये लगा सकते हैं, मतलब क्लोज सरफेस में, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो अपना ई डॉट ए हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। एरिया कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फाई हो गया, अब देखिए यहाँ पे फाई सी एक और तरीका से आएगा, मतलब सी का मतलब हो गया क्लोज्ड, ठीक है ना। क्लोज के लिए ऐसे लगाया जाता है, ओपन के लिए ऐसे छोड़ दो, क्लोज के लिए ऐसे लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पे जीरो लगा दिए, यहाँ पर भी ऐसे जीरो लगा दिए, ये जीरो नहीं होता भाई, ये क्लोज के लिए दर्शाता है। अगर ऐसे हो गया इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रेशन, ठीक है ना। क्लोज इंटीग्रेशन मतलब क्लोज सरफेस में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब फाई से आ गया यहाँ पे, अब ये होता है क्यू इन बट एप्सिलॉन नॉट। ये पढ़िएगा आप गॉस लॉ में, इसको छोड़िए। ये जो आया अपना, ये आया बाय डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, सॉरी बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोल रहा हूँ यार, ध्यान कहीं और जा रहा है। कॉन्सेंट्रेट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, संस्कार प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आ गया, देखिए अब यहाँ पे, अब देखिए क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब इस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एक और चीज़ लिख सकते हैं। ये जो आएगा ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये अगर आपको समझ में नहीं है कोई बात नहीं, इंतजार कीजिए, जस्ट कल के क्लास का, कल मैं बात बताऊंगा आपको। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, कि छोड़ो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं ना, तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर 4 पाई के, 1 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई के आ जाएगा। तो 4 पाई के भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, मतलब लिख सकते हैं क्यू 4 पाई के, मतलब 1 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे लिख सकते हैं 4 पाई के क्यू इन, मतलब ये भी लिख सकते हैं, ये भी बात सही है। ये जो आएगा ना अपना गॉस लॉ से आएगा, गॉस लॉ से, समझे आप, समझे बहुत अच्छे से, समझ में आया आपको, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ यहाँ पे। ये दिस इज जस्ट रफ वर्क, जिसको लिखना हो ये लिख सकता है इसको समझने के लिए, ठीक है ना। दिस इज जस्ट रफ वर्क, ठीक है। अब देखिए, अब इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट और कुछ पॉइंट कराता हूँ, ठीक है ना, जल्दी फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट अपना है 4th नंबर पॉइंट। अब 4th नंबर पॉइंट क्या है, 4th नंबर पॉइंट अपना ये है कि देखिए यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट अपना ये है कि मान लीजिए कि अगर ई वेक्टर बराबर दिया हुआ है ई एक्स आई कैप
प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। कोई दिक्कत नहीं जी, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब ये ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। आप सोच रहे होगे कि सर, मतलब आप समझ गए होगे कि सर क्या पूछ रहे हैं, ठीक है ना। मैं पूछूंगा ई डॉट ए बताओ, सीधी सी बात है, मतलब यहाँ पे फ्लक्स बताओ। मैं पूछूंगा कैलकुलेट फ्लक्स, कैलकुलेट फ्लक्स। ये सवाल है एक, समझ लीजिए सवाल है, पॉइंट तो है एक, लेकिन एक सवाल भी है। तो आप फ्लक्स कैलकुलेट ऐसे करोगे, सीधी सी बात है कि सर ये जो फाई होता है ना, फाई ये होता है ई डॉट ए, सीधी सी बात है। तो ई डॉट ए कैसे निकलता है, ई डॉट ए ऐसे निकलता है, ई एक्स ए एक्स, ये तो बहुत आसान है, प्लस ई वाई ए वाई, ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड। क्या इसमें टफ है, बहुत आसान है, ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई सवाल में दे दे, ऐसे ही कोई सवाल से कराया हूँ मैं, समझ लीजिए कि ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में नहीं लिखाया जाता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऑलरेडी वेक्टर में करा चुका हूँ, और वेक्टर में आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे कर दिया होगा आपने। लेकिन यहाँ पे कराने का मकसद ये है कि एक भी चीज़ नहीं छूटे, स्ट्रेट फॉरवर्ड हर एक सवाल जो आए जस्ट यहाँ से है, ठीक है ना। इसीलिए मैं किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता हूँ, छोटा से छोटा, अदना से अदना चीज़, छोटा से छोटा चीज़, उसका मैं हर एक चीज़ में कराना चाहता हूँ, कराऊँगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये हो गया अपना नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए कि अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये मतलब ये जे, ये आई, और ये भी एक की, ठीक है ना। मतलब ये एक्स, ये वाई और ये जेड। कोई गल नहीं जी, आपने जो बोला सही बोला है। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब हम माँ के पेट में थे तभी हमने सीख लिया था, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे माँ के पेट का मतलब ये है कि जब हम क्लास 11th में जस्ट इंटर किए थे, उसी समय हम लोग को वेक्टर में पढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मान लो कि तुम्हारा जो सरफेस है ना, वो उसका प्लेन एक्स वाई है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा सरफेस है उसका प्लेन वाई जेड है, मान लो तुम्हारा जो सरफेस है उसका जो प्लेन है तुम्हारा एक्स जेड है, तो तुमको बताना है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट एक सवाल में यूज होने वाला, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो अब तुम बोलोगे कि सर हाँ एक्स वाई प्लेन है, ये प्लेन है, तो एरिया वेक्टर कहीं इधर आएगा। सरफेस कहाँ है, सरफेस जो अपना है, सरफेस, ये जो सरफेस अपना है, सरफेस, एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन और एरिया वेक्टर डायरेक्शन। ये अपना जो सरफेस है एक्स वाई में, मतलब ये है, तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर आएगा वहीं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, मतलब के कैप में आएगा, मतलब ये के कैप। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वाई जेड है, तो वाई जेड अपना, वाई जेड कौन सा है, ये हुआ वाई और ये हुआ जेड, मतलब ये प्लेन बन रहा है, ये प्लेन बन रहा है, ये प्लेन बन रहा है। इधर जेड अपना, इधर जेड ऊपर वाई, इधर जेड ऊपर वाई, इधर जेड ऊपर वाई, तो ये वाला आएगा, इधर आएगा, मतलब आएगा अपना आई कैप। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, ठीक है ना। जस्ट खेल रहे हैं, समझ लीजिएगा आज की क्लास में बहुत आसान जा रहा है हर एक चीज़। सरफेस अगर एक्स जेड है, एक्स जेड करने का मतलब ये वाला, ठीक है ना। ये जेड इधर आएगा, जेड अपना इधर आएगा, जेड अपना इधर आएगा। देखिए इस अंगूठा जेड और ये अपना एक्स, जेड ये एक्स, मतलब ऐसे है, तो ऊपर आएगा अपना एरिया वेक्टर, क्योंकि सरफेस जब भी ऐसे होगा तो उससे परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर अपना, ठीक है ना। तो ऊपर आएगा एरिया वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। ये अपना जेड, ये अपना एक्स, ये अपना एक्स, ये अपना जेड, तो एरिया वेक्टर क्या आएगा, इस सरफेस से, ये जो सरफेस बन रहा है इससे ऊपर ही तो आएगा ना, ठीक है ना। तो ये अपना हो जाएगा जे कैप। मतलब इतना समझिए ना, इसको शॉर्टकट तरीके से ऐसा ध्यान रखिए, एक्स वाई तो जेड वाला आएगा, जेड वाला डायरेक्शन में, मतलब के कैप में, वाई जेड तो आई कैप में आएगा, एक्स जेड तो जे कैप में आएगा। इतना तो समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये कब कैलकुलेट हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब कैलकुलेट होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि तब आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहे हो, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर रहे हो, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो नहीं का मतलब नहीं तो नहीं आएगा।
कहना का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको डेफिनेशन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक डेफिनेशन बताया था आपको, क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो बेसिक डेफिनेशन बताया था वो बताया था कि काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से कुछ पास ही ना करे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही ना करे, तो काय का फ्लक्स पास करेगा तभी फ्लक्स होगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। तब यहाँ पे जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे, ठीक है ना। 8 नंबर पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट मैं यहीं पे डाल के दिखा देता हूँ ना, 8 नंबर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बताऊँगा 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए ये अपना मान लीजिए कि 1D ऑब्जेक्ट, 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए, 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए समझे ना कि नॉट पॉसिबल, 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए मतलब यू कांट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यू कांट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे में 1D ऑब्जेक्ट का एग्जांपल क्या हो गया, 1D ऑब्जेक्ट का मतलब एक लाइन, समझ में आ रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने दी एक रॉड, एग्जांपल रॉड, मैं पूछूं रॉड से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, तो एक लाइन से कहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेगा। ये सिलेंडर है भाई, ये रॉड जैसा तुम यूज नहीं कर सकते हो इसको सिलेंड्रिकल शेप मानोगे, ठीक है ना। रॉड का मतलब एक लाइन, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा लाइन, मान लो एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा लाइन, मैं बोलूँ किससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास करेगा, इससे तुम पास ही नहीं करा सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही पास कराते हो ना, ऐसे ही पास कराते हो, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया से थोड़े पास करेगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया से थोड़े पास करेगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया से पास ही नहीं करेगा, तो ऊपर ऊपर ही पास कर जाएगा। तो यहाँ पे जो फोका फाई मतलब यहाँ पे नॉट पॉसिबल, यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, नॉट पॉसिबल, जीरो ही मत बोलो, पॉसिबल ही नहीं बोलो, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। मतलब 1D के लिए समझ लीजिए कि नहीं डिफाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफाइन ही नहीं है 1D ऑब्जेक्ट के लिए, इतना समझ में आया। आप देखिए 2D ऑब्जेक्ट के लिए, 2D ऑब्जेक्ट के लिए, 2D ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, 2D ऑब्जेक्ट में अपना आ गया, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ आपको रिंग आ गया, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। रिंग आ गया, डिस्क आ गया, स्क्वायर फ्रेम आ गया, स्क्वायर फ्रेम आ गया, स्क्वायर प्लेट आ गया, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है ना। मतलब जितने भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब जो 2 डायमेंशन में है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके लिए क्या करेंगे, अभी देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, रिंग का, डिस्क का लेते हैं, चलिए डिस्क का, ये अपना डिस्क होता है, ठीक है ना, ये अपना डिस्क होता है, कोई दिक्कत 1 2 3 लाइन से इससे पास कर रही हैं, यहाँ से निकलेंगे भी, यहाँ से निकलेंगे भी, यहाँ से निकलेंगे भी। मैं आपसे पूछूं कि 2D ऑब्जेक्ट के लिए आप बताओ कि यहाँ पे आप फ्लक्स का वैल्यू बताओ, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या बताओगे। देखिए ना बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आने वाला है कि यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा 2D ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे जो मैं 3D ऑब्जेक्ट बताऊँगा वहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बताओगे कि सर आपने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना वो फाई बराबर ई डॉट ए होता है, तो यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। अब कहाँ से, मान लो कि ये स्क्वायर प्लेट है, ये स्क्वायर प्लेट है, यहाँ से कहाँ पे इनकमिंग या आउटगोइंग फ्लक्स डिफाइन कर दोगे। एक क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होगा उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स डिफाइन होता है। जैसे मैं सिलेंडर में बताया था कि कुछ फ्लक्स जा रहा है और कुछ फ्लक्स निकला, यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे सीधा निकालोगे आप फ्लक्स कितना जा रहा है, कितना फ्लक्स पास किया। जस्ट 2D ऑब्जेक्ट में आप क्या निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट ओनली, यहाँ पे बता रहा हूँ आपके कि यू कैन कैलकुलेट ओनली, यू कैन कैलकुलेट ओनली फ्लक्स पास्ट हेयर, मतलब कितना फ्लक्स पास किया है यहाँ पे। तो सी फॉर्मूला लगाओ, फाई बराबर ई डॉट ए होता है ना, तो ई ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू बताओ आप, सीधी सी बात है, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। मान लो यहाँ से फ्लक्स ऐसे पास किया और एरिया किधर होगा, मतलब जिधर पास कर रहा है उधर ही एरिया अपना देखेंगे, तो अपना एरिया जो है इधर देखेंगे, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर इधर, ठीक है ना। एरिया वेक्टर अपना आ जाएगा इधर ही, एरिया वेक्टर इधर ही आ जाएगा, मतलब ई ए हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा ई ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ई ए कॉस 0, मतलब ई ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इस ऐसे कैलकुलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2D ऑब्जेक्ट में ऐसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर 3D ऑब्जेक्ट आ जाए तो यहाँ पे सबसे मस्त है, क्योंकि यहीं से सवाल आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, अब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का सर एग्जाम्पल दीजिए। अब एग्जाम्पल आपको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का बताऊँ तो अपना देखिए एक एग्जाम्पल होता है अपना, मान लीजिए सिलेंडर 3D ऑब्जेक्ट है, दूसरा क्यूब है, स्फीयर है, और भी डेंस चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना, जो 3 डायमेंशनल हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, जस्ट दिखना बाकी है, ठीक है ना। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ सिलेंडर का, ठीक है ना। ये हो गया अपना सिलेंडर,
ये सिलेंडर हुआ, ये अपना सिलेंडर हुआ, ये हुआ अपना सिलेंडर, ठीक है ना, गंदा हो गया यार, इसको मिटाना। तो ये हुआ अपना सिलेंडर, ये ऐसे, ठीक है ना, ये अपना सिलेंडर हुआ। अब इस सिलेंडर से मान लीजिए कैसे फ्लक्स पास किया, ये हुआ अपना इनकमिंग फ्लक्स, और ये हुआ अपना आउटगोइंग फ्लक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे जो आप फाई का वैल्यू निकाल के आ रहे थे वो कितना आ रहा था, फाई इनकमिंग कितना आ रहा था, फाई इनकमिंग जो यहाँ पे आ रहा था वो आ रहा था माइनस पाई, पीछे मैं बता चुका हूँ, डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस पाई नहीं, हाँ पाई लिख सकते हो डायरेक्ट, पहले वही लिखना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फाई आउट आ रहा था, फाई आउट मतलब फाई आउटगोइंग फ्लक्स जो आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था पाई आर स्क्वायर ई, मतलब यहाँ पे प्लस आ रहा था और यहाँ पे माइनस आ रहा था। और क्यों आ रहा था आपको पता होना चाहिए, इसलिए आ रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर था लेकिन अपना एरिया इधर था, तो ई ए के बीच में 180 डिग्री, और कॉस फार्मूले में आता है कॉस 180 डिग्री का वैल्यू, तो माइनस डालेंगे तो माइनस आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एरिया और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो है अपना एरिया वेक्टर तो इधर ही था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही था, मतलब 0 डिग्री मतलब ई ए आ जाएगा सही से, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू ई, समझ में आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं लिखूँ, यहाँ पे आप बताओ कि फाई टोटल बताओ, तो फाई टोटल आप बताओगे, फाई टोटल के लिए आप क्या करोगे, माइनस पाई आर स्क्वायर ई को जोड़ोगे प्लस पाई आर स्क्वायर ई से, तो यहाँ तो ये कट जाएगा, ये कटने के बाद कितना आएगा 0, मतलब यहाँ पे टोटल जो फ्लक्स पास किया यहाँ पे 0 पास किया। लेकिन यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे जो फ्लक्स पास किया, यहाँ पे आप ये लिख रहे हो कि ई और ए फ्लक्स पास किया, ये फ्लक्स पास किया, यहाँ पे इसलिए ये फ्लक्स पास किया क्योंकि यहाँ पे जस्ट हम निकालेंगे कि कितना पास किया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि घुसा कितना निकला कितना, मतलब नेट कितना गया, घुसा इतना निकला इतना, नेट कितना गया 0 गया, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे तो फाई टोटल कितना हो गया 0 हो गया। मैं आपसे बात एक और पूछूँ कि एक ए बताओ, ये समझ में आया कि फाई टोटल 0 कैसे हुआ, फाई टोटल 0 कैसे हुआ, समझ में आया ना। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, मैं इसको यहाँ इतना दूर मिटाने वाला हूँ, इसको जस्ट नोट कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फाई नेट कितना पास किया, यहाँ पे फाई नेट कितना पास किया 0, क्योंकि इनकमिंग और आउटगोइंग का दोनों का जो है ना सेम वैल्यू है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं यहाँ से पूछूँ कि फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ आप, कर्व्ड सरफेस एरिया से फाई कितना पास करेगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, कर्व्ड सरफेस है। तो मान लो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास भी कर रहा है, तो इससे ऐसे जाएगा, 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 समझ में आ रहा है। देखो मैं पास में आता हूँ, देखो इसको बहुत ध्यान से देखो, इससे ऐसे जाएगा, इससे ऐसे जाएगा, इससे ऐसे जाएगा, इससे ऐसे जाएगा, इससे ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो गया, लेकिन इसके बीच में और यहाँ से जो अगर एंगल देखेंगे यहाँ पे, तो ये एरिया वेक्टर इधर जाएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, एरिया वेक्टर डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, एरिया का डायरेक्शन इधर, मतलब दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में 90 डिग्री का, तो आप cos 90 0, इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 पास करता है। समझ में आया आपके दिमाग में घुसा मैं जो बताना चाह रहा था आपको। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है ना इनकमिंग फ्लक्स अपना निगेटिव आएगा, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर नेट देखा जाए कि नेट फ्लक्स कितना पास किया तो वो अपना 0 आएगा। तो जब भी 3D ऑब्जेक्ट हो उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स देखेंगे, 2D ऑब्जेक्ट हो उसमें जस्ट देखेंगे कितना फ्लक्स पास किया, ठीक है ना। आया समझ में आपको। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी फटाफट लपेट दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। 2 क्वेश्चन है तो 2 मिनट दिया जा रहा है आपको, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कर लीजिए, जल्दी मैं हटता हूँ, जल्दी फटाफट कर लीजिए। पॉज करके 2 मिनट लीजिए, बहुत अच्छे से इन सवालों को कीजिए, क्योंकि आपको जो मैं पढ़ाया हूँ अगर आपने वो बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ध्यान से सुना भी है ना, तो ये 2 सवाल बन जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहला सवाल देखिए, मैं करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, देन फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ए रॉड ऑफ लेंथ 100 मीटर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। क्या आंसर होगा बताओ। मैं आपको क्या बताया था, इसका आंसर होने वाला नॉट डिफाइंड। सीधा आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखिए मैं आपको क्या बताया था, मैं आपको ये बताया था कि 1D में जो होता है ना, 1D में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, ये नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड, वी कांट कैलकुलेट, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट, मतलब 1D में है ही नहीं कुछ भी। क्योंकि मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास कर रहा है, 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 ठीक है ना। अब यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है, तो इससे कितना फ्लक्स पास किया भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया है ही नहीं, तो कहाँ से निकालोगे। क्योंकि अपना डिफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रोड में कहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, रोड का मतलब एक लाइन में कहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, लाइन में तो कोई क्रॉस सेक्शन आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, समझ में आया। तो 2D और 3D ऑब्जेक्ट होना मस्ट जरूरी है।
तो ये 2D और 3D ऑब्जेक्ट होगा ना, तब जाकर अपना फ्लक्स डिफाइंड होगा, फ्लक्स डिफाइंड होगा, फ्लक्स डिफाइंड होगा। जैसे मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट में आपको समझाया हर एक चीज़, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सिमिलर सवाल है नीचे वाला, लगेगा सिमिलर है लेकिन है नहीं। देखिए सवाल क्या है, वहाँ पे दिया था जस्ट रॉड है और यहाँ पे एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई 8i का प्लस 4j का प्लस 3k कैप, जैसा ऊपर दिया वैसा नीचे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एरिया ऑफ 100 यूनिट्स इन द XY प्लेन। वहाँ पूछा था कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए रॉड ऑफ लेंथ 100 मीटर प्लेस्ड इन अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सावधान होकर समझिएगा, बहुत ज़्यादा VVIP ये सवाल है और ये दोनों सवाल में कंफ्यूज कभी कभी बच्चे हो जाते हैं। इसका भी आंसर नॉट डिफाइंड दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नॉट डिफाइंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। मैं बहुत जेन्युइन तरीके से इस सवाल को बनाया हूँ, ठीक है ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ जब 100 यूनिट्स XY प्लेन से पास करे तो बताओ, मतलब 100 यूनिट्स दिया हुआ है सरफेस एरिया, समझ में आ रहा ना, उस सरफेस एरिया जो है ना XY प्लेन में, उससे पास करे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को समझिए, जब भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया या पैरेलल टू द सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा ना, तो वहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। इसी कॉन्सेप्ट को समझना है, आंसर आएगा अपना, ठीक है। देखिए कैसे, मान लो ये बोल रहा है XY प्लेन में है, ये Y प्लेन और ये X प्लेन। XY प्लेन में अपना क्या है, ये सरफेस एरिया है, XY प्लेन का सरफेस एरिया है, मतलब ये सरफेस एरिया अपना, इसका अनुसार यही तो है। सरफेस एरिया क्या दिया हुआ सवाल में, ये XY प्लेन का दिया हुआ है, 100 यूनिट्स कहाँ है, XY प्लेन में, ठीक है ना। तो जो इसके पैरेलल आएगा उससे तो जीरो आएगा, मतलब 8i कैप इस X से पैरेलल है, तो इसका भी फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि एरिया जो है अपना इधर आ जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल होगा तो इससे तो जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि एरिया अपना जीरो, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया अपना यहाँ पे इधर आ जाएगा। एरिया अगर इधर आ गया, देखिए ये सरफेस अपना, ये सरफेस बहुत अच्छे से समझिए, कोई बात नहीं, घबराने कोई बात नहीं है। ये अपना सरफेस XY प्लेन, एरिया किधर होगा, के कैप में। बताया था ना कि जब भी XY प्लेन हो, XY सरफेस हो, तो एरिया किधर होगा, के कैप में। के कैप में अपना एरिया आया, ठीक है। तो के कैप में जब एरिया आया अपना, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे X एक्सिस से भी 90 डिग्री बना रहा है, Y एक्सिस से भी 90 डिग्री, मतलब XY में जो भी कंपोनेंट होगा ना, उससे तो फ्लक्स जीरो आने वाला है। मतलब Y में अपना 4j कैप है, 4j कैप है, तो इससे भी फ्लक्स अपना जीरो आ जाएगा। चलो अभी से इससे फ्लक्स है जीरो, तो फ्लक्स बस किससे आएगा, के कैप से। क्यों? क्योंकि के कैप में एरिया और के कैप में अपना क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तब फ्लक्स कितना होगा, A × A, क्योंकि दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर E डॉट A होता है ना, मतलब E A cos थीटा, मतलब E A cos 0 डिग्री, मतलब यहाँ फाई लिखेंगे E A cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब फाई बराबर जस्ट E A। और E का वैल्यू कितना है अपना, E का वैल्यू मात्र 3 लिखेंगे, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू। एरिया का वैल्यू कितना, एरिया का वैल्यू अपना 100, मतलब 300 यूनिट्स। बहुत बारीकी से समझ में आया आपको। यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, इस सवाल में बहुत सारे बच्चे फैल जाते हैं। एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखिए 8i कैप 4j कैप से कोई एरिया नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि XY अपना सरफेस है और X से भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो cos 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे जीरो हो जाएगा। 4j कैप से भी करेंगे तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा, लेकिन फाई अब यहाँ पे जीरो हो गया तो बचा गया 8i कैप 4j कैप से तो जीरो हो गया अपना फाई, लेकिन 3k कैप बचा। जब 3k कैप बचा तो एरिया इधर और 3k कैप, के कैप मतलब इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल। 0 डिग्री का एंगल तो cos 0 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 3 × 100, 300 यूनिट्स अपना आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। समझ में आया आपको? चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए फटाफट इस सवाल को कीजिए, बहुत आसान सवाल है। चलिए फटाफट, इसमें समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी फास्ट जल्दी पढ़िए। पढ़ने में आपको जितना समय लगेगा ना, समझ लीजिए कि उससे 1/10 पार्ट इसको सोल्व करने में लगेगा। मतलब समझने में जितना समय लगेगा उतना लग सकता है, बाकी सोल्व करना बहुत आसान है। 2 सेकंड में आंसर आएगा आपका। जल्दी फटाफट कीजिए। 20 सेकंड पढ़ने में 2 सेकंड आंसर देने में, 20 सेकंड पढ़ने में 2 सेकंड आंसर देने में। हो गया। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, लिखा हुआ है कि एक स्क्वायर प्लेट है, साइड लेंथ एल इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है ना। मेरे लिए तो बोर्ड ही पेपर है, ठीक है ना। इस प्लेन ऑफ द बोर्ड में समझ रहा है ना, एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। मतलब इसी प्लेन ऑफ द पेपर में जिसमें अपना स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E पास कर रहा है, ठीक है ना। वो लिमिटेड लिखा हुआ है, लिमिटेड ओनली टू द लोअर हाफ ऑफ द स्क्वायर सरफेस। मतलब जो स्क्वायर सरफेस है ना, उसके लोअर हाफ में, मतलब यहाँ से अगर L है तो L/2 में लोअर हाफ में जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड उसी रीजन में पास कर रहा है, ठीक है ना। पूछा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन SI यूनिट्स एसोसिएटेड विद द सरफेसेज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा भाई, सी बात है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। अपना ये सरफेस है, अपना इस सरफेस से इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपना एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा, E A cos 90, फाई होगा E A cos 90 का वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे फाई बराबर 0।
कुछ करने का जरूरत ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं, बस इतना ही, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कर लीजिए। इसको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको, और इसमें हड़बड़ी मत कीजिएगा, गड़बड़ी मत कीजिएगा, और बहुत आराम से कीजिएगा, तभी ऐसा आसान सवाल जाकर आपके लिए आसान हो पाएगा, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए। सोचना जरूरी है, इस सवाल में सोचना जरूरी है। बार बार बोल रहा हूँ, क्या सोचना जरूरी है। जल्दी फटाफट कर लीजिए। 1 मिनट मिलता है आपको, पॉज करके 1 मिनट में सोल्व कीजिए। कर लिया आपने? कर लिया मैं कराऊँ? देखिए मैं करा रहा हूँ। सवाल बोल रहा है कि स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट दिया हुआ, ठीक है ना। ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर। सेम सवाल है, मतलब सेम लाइन लिखा हुआ है जो उधर लिखा हुआ था, बदला यहाँ से एक्टिंग एट एंगल थीटा। मतलब ये जो है ना, एक प्लेन ऑफ पेपर में अपना एक सरफेस है, ठीक है ना, स्क्वायर प्लेट है। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल टू द दिस प्लेन। इस प्लेन के हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस। सीधी बात है। देखो भाई, ये सरफेस इस प्लेन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सवाल के अनुसार इसी प्लेन में। तो यहाँ से जो एरिया वेक्टर बनेगा, एरिया वेक्टर तो इस प्लेन के बाहर होगा ऐसे, ठीक है ना। और एरिया वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल बनेगा किसी भी थीटा पे। उससे क्या करना है, अपना ऐसे दे दिया हो। उसमें क्या दिया हुआ था, उस सवाल में ऐसे दिया हुआ था, अपना एरिया वेक्टर तो इधर है ना। तो एरिया वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल करना, तब भी 90 डिग्री बनना है। तो यहाँ पर फाई 0 होगा, फाई यहाँ पर भी 0 होगा। क्यों फाई 0 होगा? क्योंकि यहाँ पे फाई का वैल्यू होता है ई ए कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा होता है तो ई ए कॉस 90 होगा, क्योंकि कॉस 90 बनेगा इसके बीच में। ये थीटा दिया हुआ है, इस थीटा से मत आप चक्कर में फंसिया, क्योंकि ये जो थीटा है ना भाई, ये थीटा ये दिया हुआ कि एक साइड ऑफ स्क्वायर से और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है, क्योंकि प्लेन में ही तो है थीटा ना। ये उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही दिया हुआ है जस्ट आपको फंसाने के लिए, ठीक है ना। आपने को क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो एरिया वेक्टर आएगा, इसके बीच में कितना एंगल है, ये 90 डिग्री है। पिछले सवाल में क्या दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था। इस सवाल में ऐसे दे दिया, ऐसे दिया है, तब भी एंगल 90 बनेगा, तब भी 90 बनेगा, तो cos 90 का वैल्यू 0। तो यहाँ पे फाई कितना आ जाएगा, 0। इतना समझना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। अपने को चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, बहुत दमदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर जो इस क्वेश्चन को कर लिया, आपको 5 मिनट दिया जा रहा है, अगर जो इस सवाल को कर दिया, उसको समझ लीजिए कि मैं 10 रुपये का इनाम दूंगा आपको। मिठाई भी खिलाऊंगा, 10 रुपये भी दूंगा, समझ रहे हो ना। पानी पूरी भी खिलाऊंगा, सब कुछ खिलाऊंगा, जितना खाना को खाना, 10 रुपये लेके भी जाना मेरे पास से, ठीक है ना। इस सवाल को कर दो तो एक अटेम्प्ट में करना है, 5 मिनट लो, एक अटेम्प्ट में करो, दूसरा अटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए। 5 मिनट सोचने में लगाना है, लगा दो, लेकिन एक अटेम्प्ट में इस सवाल को करना है, ठीक है। जल्दी फटाफट करके बताओ इसे। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, पॉज कीजिए, 5 मिनट लीजिए और सवाल को सोल्व कीजिए, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए। कर दिया आपने? कर लिया? पॉज करके कर लिया? पॉज करके 5 मिनट आपने लिया, किया कि नहीं? सवाल कीजिए, सवाल को कीजिए, ठीक है ना। कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। किया ना आपने? भरोसा कर रहा हूँ, ठीक है, भरोसा कर रहा हूँ, आपने किया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल देखिए, बोल रहे कि फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस। हेमिस्फेरिकल सरफेस देखिए यहाँ पे, ये हेमिस्फीयर है, लेकिन हेमिस्फेरिकल सरफेस जो होता है ना, ये होता है अपना, ये अपना हेमिस्फेरिकल सरफेस। पहले सोचना जरूरी था कि कौन सा हेमिस्फेरिकल सरफेस है। ये हेमिस्फेरिकल सरफेस है। ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस जो है, ये सर्कुलर सरफेस है, ये है सर्कुलर सरफेस। इतना थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। ये सर्कुलर सरफेस, ये अपना हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो ये पूछ रहा है कि इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस हेमिस्फेयर सरफेस से कितना प्लस पास कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि आउटगोइंग फ्लक्स कितना है। समझ रहा हो ना, आउटगोइंग फ्लक्स कितना है। तो आउटगोइंग फ्लक्स का ही बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस। इसका मतलब ये होगा कि फाइंड आउटगोइंग फ्लक्स, मतलब फ्लक्स कितना जा रहा है। निकाल पाओगे? निकालो। अब बोलोगे हाँ सर बहुत आसान है सर, फाई आउटगोइंग बराबर ई डॉट एरिया, इधर आएगा अपना एरिया, सही से बात है, ई डॉट ए, सही से बात है, ई ए कॉस एरिया के 0 डिग्री, मतलब ई इंटू ए, ई तो ई, और एरिया हो जाएगा अपना एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कितना होता है? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। स्फीयर का कितना होता है? स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का कितना होगा? हेमिस्फीयर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, आधा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाल देंगे 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, अपना आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। आंसर मैच कर गया है। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या नेक्स्ट मूव करें यार, ये गलत है, निहायती तरीके से गलत है, इतना गलत है कि क्या बताऊँ मैं तुमको, बहुत ज़्यादा गलत है। अब सही क्या होगा? सही अप्रोच, पहले इसको क्या करना, तुम लिख के ऐसे काट दो, दिस इज़ रॉन्ग लिखो और अपने कॉपी में पहले काटो, उसके बाद मैं नेक्स्ट कराऊंगा कि सही अप्रोच क्या है, ठीक है ना, सही अप्रोच क्या है, ठीक है। बहुत बच्चे ने ऐसे ही किया होगा और उसका आंसर आ गया होगा, सोच रहा होगा कि सर से पानी पूरी खाएंगे, सर से जो खाना होगा वो खाएंगे, उसके बाद सर से 10 रुपया भी लेंगे। क्या हुआ तुम्हारा? 10 रुपया मिलेगा तुमको, 10 रुपया इसी ऐसे ही मिलेगा, 10 रुपया किए ही नहीं 10 रुपया मिलेगा। देखो सवाल सोचने का तरीका समझो,
देखो यहाँ पे जो मैं तुमको बताया हूँ ना कि एरिया का डायरेक्शन इधर होगा, वो होगा ही नहीं इधर। एरिया का डायरेक्शन इधर नहीं होगा। एरिया का डायरेक्शन जो होता है ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो यहाँ पे जो सरफेस है अपना, ये है सरफेस, ऐसे है सरफेस, तो एरिया तो कुछ ऐसे होगा 90 डिग्री पे। यहाँ पे कुछ ये है सरफेस, ये है सरफेस, तो कुछ एरिया तो ऐसे होगा यहाँ से 90 डिग्री पे। यहाँ पे ये है सरफेस, तो कुछ एरिया तो ऐसे होगा यहाँ से 90 डिग्री पे। अब तुम बताओ भाई, एरिया ऐसे है, एरिया ऐसे है, एरिया के बीच में, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ और एंगल बन रहा है। यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ और एंगल बन रहा है। अब कुछ थीटा यहाँ पे मतलब मान लो यहाँ पर थीटा 1 बन रहा है, यहाँ पे थीटा 2 बन रहा है, यहाँ पे थीटा 3 बन रहा है। अब तो चक्कर में फंस जाओगे कि भाई एंगल तो डिफरेंट बन रहा है, कहाँ 0 डिग्री एंगल आप लिख रहे थे सर। यहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था कि एरिया जो होता है ना हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो सरफेस से परपेंडिकुलर अगर ऐसा सरफेस आए तो क्या कीजिएगा, आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखिएगा कि वहाँ से एरिया परपेंडिकुलर कहाँ हो रहा है। तो अब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए डिफरेंट एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे आउटगोइंग फ्लक्स तो हम बता ही नहीं सकते। तो क्या आंसर दीजिएगा, नॉट पॉसिबल। कहाँ ऑप्शन में नॉट पॉसिबल है, कुछ ना तो कुछ आंसर मार्क होगा इसका। नॉट पॉसिबल तो मैंने दिया नहीं है, नॉट पॉसिबल नहीं दिया मतलब कुछ ना कुछ आंसर होगा। अब होगा तो निकलेगा कैसे, निकलेगा ऐसे, देखिए सोचने का तरीका डेवलप कीजिए आप अपने अंदर। अब निकलेगा कैसे मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, सॉल्यूशन इसका मैं करा रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, दिमाग खोल के रख देगा पर। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताएं कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो, फॉर एनी 3D ऑब्जेक्ट आउटगोइंग फ्लक्स बराबर इनकमिंग फ्लक्स। मतलब जो इनकमिंग फ्लक्स होता है ना वो आउटगोइंग फ्लक्स का बराबर होता है, या 22 वर्षा भी लिख सकते हैं इनकमिंग फ्लक्स के बराबर, ठीक है ना। मतलब जितना फ्लक्स बाहर निकला वो जितना फ्लक्स अंदर आया था उतना ही फ्लक्स बाहर निकला, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। तो आउटगोइंग फ्लक्स अपने को निकालना है। मतलब आउटगोइंग फ्लक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीरिकल सरफेस बराबर फ्लक्स थ्रू अपना हो जाएगा सर्कुलर सरफेस। कोई दिक्कत नहीं। अब फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीरिकल सरफेस जो होगा ना, हेमिस्फीरिकल सरफेस वो कितना आएगा बताओ। फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीरिकल सरफेस कितना आएगा बताओ। अब यहाँ से कैलकुलेट करो, जो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस को सर्कुलर सरफेस आएगा ना, जस्ट उतना आएगा। अब कितना आएगा बताओ, सोचो। अब तुम ये बोलोगे कि सर अपना इनकमिंग जो फ्लक्स होता है ना, इनकमिंग फ्लक्स वो पहले से निगेटिव होता है। अब निगेटिव आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करने में, देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना। यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ से निकालते हैं ना, तो ऑलरेडी मैं आपको एक बात समझिए, इनकमिंग फ्लक्स जो होता है ना ये तो पॉजिटिव होता है अपना, ये तो पॉजिटिव होता है, और इनकमिंग फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे अपने को नेगेटिव डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, एक और तरीके से बताऊँ। देखिए एक और तरीके से बताता हूँ। आप लिखोगे कि फाई इनकमिंग मतलब सर्कुलर सरफेस से प्लस फाई आउटगोइंग जो होगा ना, फाई आउटगोइंग हेमिस्फेरिकल सरफेस से, वो दोनों मिलाकर 0 होगा। ये तो लिख सकते हो। तो जैसे आप ऐसे ये लिखोगे तो फाई हेमिस्फेरिकल सरफेस बराबर माइनस ऑफ फाई सर्कुलर सरफेस। यही तो बात मैं यहाँ पे लिखा हूँ और वही बात मैं यहाँ से समझा रहा हूँ। तो ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। ये क्यों लिखा, मैं ये लिखा क्योंकि फाई नेट 0 होता है। कभी 3D ऑब्जेक्ट में फाई नेट 0 होता है, क्योंकि जितना फाई गया उतना फाई आया, उतना फाई गया। समझ में आ रहा ना, इसलिए फाई नेट 0 होगा। फाई नेट 0 तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसे लिखा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया, लेकिन मैं समझा कि नहीं, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है समझने में, इसलिए मैं ये बताया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं फाई ड्यू टू हेमिस्फेरिकल सरफेस यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए फाई ड्यू टू हेमिस्फेरिकल सरफेस आएगा माइनस ऑफ, अब देखिए फाई ड्यू टू सर्कुलर सरफेस कितना आएगा, ये इनकमिंग फ्लक्स जा रहा है, इनकमिंग जा रहा है तो माइनस और लगाएंगे इसके बीच में, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर, माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू ई। क्यों आया माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू ई, बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि एरिया अपना इधर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या कैलकुलेट किया, फ्लक्स, ये नेगेटिव तो पहले वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट फ्लक्स कैलकुलेट किया, एरिया इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री कॉस 180 के चलते माइनस आया, ठीक है ना। और पाई आर स्क्वायर सर्कुलर एरिया का क्रॉस सेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अपना माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब फाई ड्यू टू हेमिस्फेरिकल सरफेस कितना आ जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, बहुत अच्छे समझ में आया, बहुत अच्छा से फील दिला कर आपको समझाया। ये नहीं समझ में आया होगा तो समझ लीजिए कुछ नहीं समझ में आएगा, बहुत आसान है, ठीक है ना। मतलब ई इंटू पाई आर स्क्वायर ही अपना आंसर आया, इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, मैं एक और सवाल देता हूँ कुछ ऐसा ही। ना मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जो जितने भी पॉइंट्स मैंने कराए थे समझ लीजिए कि उसमें का एक पॉइंट इसमें यूज होने वाला। जल्दी फटाफट कर डालिए इस सवाल को, 1 मिनट का समय मिलता है आपको, जल्दी फटाफट, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी फास्ट कर दिया आपने, पॉज करके किया आपने। देखिए मैं कराता हूँ इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, मान लो रेक्टेंगुलर सरफेस,
साइड एक साथ 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, मतलब ये 15 सेंटीमीटर, तो ये मान लो ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है इज प्लेस्ड इन साइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ 25 वोल्ट पर मीटर सच दैट द सरफेस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा है ना वो 30 डिग्री का बन रहा है, मतलब ये सरफेस और मान लो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है ना, ये हो गया अपना सरफेस और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच में एंगल कितना बना है 30 डिग्री का। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ इस रेक्टेंगुलर सरफेस के थ्रू, तो सीधी सी बात है, आपको बताया था ना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में एंगल बने, सरफेस के बीच में एंगल बने, तो अपना जो एरिया वेक्टर अपना इधर आएगा, एरिया वेक्टर इधर आएगा, मतलब ये इधर मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है ना, एरिया वेक्टर जस्ट इधर डिनोट कर रहा हूँ, मतलब इससे 90 डिग्री पे, ये सरफेस से एरिया वेक्टर 90 डिग्री पे डिनोट कर रहा हूँ, और ये बाहर निकला हुआ है, जस्ट मैं इधर दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है ना, इधर दिखा रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये होता है 60 डिग्री, मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 60 डिग्री का एंगल, तो अपना निकाल लगा देंगे, फाई बराबर फाई थ्रू रेक्टेंगुलर सरफेस कितना आ जाएगा, ई ए cos 60, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना 25, एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, सीधी सी बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 10, ये 15, लेकिन ये दोनों सेंटीमीटर में, तो अपने को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 10 गुना 15 बटे 10 का पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का 10 का सेंटीमीटर करोगे तो 10 का पावर 2, 15 का सेंटीमीटर का मीटर में करोगे तो 10 का पावर 2 नीचे, ठीक है ना, इंटू अब cos 60 का वैल्यू 1/2, अब इसको कटम कुटी खेलो कटम कुटी में खेलोगे तो ये आ जाएगा, इसको 100 गुना 100 लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है, ये थोड़ा आसान होगा कटाने में, 25 चौकों से, ठीक है ना, 10 से ये कटा, ये 5 गुना 10, 5 3 15, मतलब 3 बटे 2 दूना 4 चौको 16, 3/16, 3/16 करोगे तो 16, 0.1875 वही आंसर है ना, 1875 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 0.1875 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चलो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना, ये तो बहुत आसान था, कैलकुलेट कर लिया क्योंकि आपको मैं सिखाया था, लेकिन बच्चे यहाँ पे जानते हो कहाँ फंसते हैं, यही 30 डिग्री एंगल वो समझ लेते हैं ना कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं सरफेस को एरिया समझ लेते हैं और वहाँ पे 30 डिग्री डालकर सोल्व करते हैं, आंसर अपना गलत आता है। लेकिन इसको कॉमन सेंस से भी सोल्व किया जा सकता था। पहले देखिए मैं आपको ये बताऊँगा कि आज जो है ना ऑप्शन का कितना महत्व है। देखिए सवाल आपने पढ़ा, सवाल पढ़ने के बाद आप ऑप्शन पढ़ते आपको आंसर मिल जाता, क्यों? क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता। जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, अपना तो 90 तो बन नहीं रहा है, 90 बनता तब जीरो आता, लेकिन 90 नहीं बन रहा तो जीरो तो आंसर नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम लिखा हुआ है, तो ये तो यूनिट ही नहीं है भाई, यूनिट नहीं है। यहाँ पर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम लिखा है, ये भी तो यूनिट नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट नहीं है, यूनिट बस यही है, जीरो नहीं हो सकता, यूनिट बस ये है, तो नहीं आंसर होगा। मतलब ये कैलकुलेट करने का झमेला भी नहीं था। समझ में आया ना आपको? चलिए इसे नोट कीजिए, मैं लास्ट क्वेश्चन एक करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जल्दी फटाफट। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना, जल्दी इस सवाल को सोल्व कीजिए, इसके बाद ओवर करते हैं क्लास को। फटाफट 1 मिनट का समय मिलता है आपको, जल्दी सोचिए अच्छे से और लगाइए क्या दिमाग लगा सकते हैं आप सवाल में, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट। क्या सोच रहे हैं, क्या हुआ, हो गया, कर दिया आपने? कराऊँ मैं सवाल? देखिए मैं कराता हूँ। सवाल क्या बोल रहा है कि देयर इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁵ न्यूटन कूलम। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इसका जो वैल्यू है 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द नेट फ्लक्स इन SI यूनिट्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 0.3 मीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ना अपना एक्स वाई जेड एक्सिस, ये जो होता है एक्स वाई जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अपना ये जेड एक्सिस इधर होगा, उससे फेसेस जो है ना मतलब पैरेलल है। मतलब एक्स से ऐसे पैरेलल है, वाई से ये फेस पैरेलल है, जेड से भी ये फेस पैरेलल होगा जो इधर निकला होगा। बहुत आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है ना। अब बोल रहे क्या, सवाल क्या पूछा, देखिए पहले सवाल को समझना जरूरी है, सवाल को अच्छे से नहीं पड़ेगा फंस जाइएगा। नेट फ्लक्स पूछ रहा है आपसे कि नेट फ्लक्स कितना पास करेगा, तो नेट फ्लक्स कितना होगा, 0। अब बोलोगे आप नेट फ्लक्स क्यों 0 होगा? क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स तो होगा, इनकमिंग फ्लक्स होगा, लेकिन इनकमिंग फ्लक्स जो होगा ना वो निगेटिव होगा, जो बराबर होगा आउटगोइंग फ्लक्स के, आउटगोइंग के, और आउटगोइंग जो होगा पॉजिटिव होगा। तो नेट कितना आएगा, फाई नेट कितना आएगा, फाई नेट होगा, मतलब निगेटिव प्लस पॉजिटिव, और निगेटिव प्लस पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि निगेटिव जितना यहाँ से पास करेगा उतना ही यहाँ से निकलेगा, मतलब जितना यहाँ से घुसेगा उतना यहाँ से निकलेगा। तो जितना निगेटिव आएगा उतना पॉजिटिव आएगा, उसको दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए फाई नेट यहाँ पे 0 आया। समझ में आया आपको? कितना आसान था, बहुत ज़्यादा आसान था ना। तो चलिए आज का इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना गॉस लॉ, और उसके बाद समझ लीजिए कि कल परसों और उसके नेक्स्ट डे मतलब 3 क्लास और होगा कल के बाद, आज के बाद 3 क्लास और होगा, और आज के बाद जितने भी क्लास होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को रिवाइज करके आइएगा, इस चीज़ का यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार आपको।